Hello and a very warm welcome to our pre-budget special show. I'm Kriti Mishra with my colleague Preeti Singh. This is the show where we talk about hopes, aspirations and expectations from the upcoming budget. Of course, we also look at the challenges which Finance Minister Nirmala Sitharaman will have to deal with. Today, our focus is on foreign trade, more specifically on exports. During COVID-19 pandemic, several sectors of industry showed phenomenal resilience and grit. Now the challenge is how to create a permanent place in the global supply chain. Government has already announced a slew of measures to boost exports under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Will the Finance Minister treat this budget as an opportunity to take India's exports to the next level? Preeti? बिल्कुल। तो आज हम खास तौर से उम्मीदों का बजट में जानेंगे कि किस तरह से जो हमारा फॉरेन ट्रेड है और ख़ास तौर से अगर हम निर्यात की बात करें उसे हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसे लेकर सरकार का किस तरह का फोकस रहा है इस एरिया पर और क्या नीतियां रही हैं, साथ ही इस क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा है। भारत के कुल मर्केंडाइज निर्यात में बनी बनाई वस्तुओं की बात करें तो निर्यात में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत के कुल निर्यात में 10.9% की बढ़त हुई थी, जबकि बनी बनाई वस्तुओं के निर्यात में 13.4% की बढ़त दर्ज की गई थी। अगर 2015-16 से 2019-20 की बात करें तो भारत का निर्यात 26,229 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2019-20 में 31,336 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया था। इस दौरान आयात 38,101 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2019-20 में 47,471 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। ये स्थिति सामान्य हालत के दौरान थी, लेकिन साल 2020-21 सामान्य नहीं था। इस वित्त वर्ष की शुरुआत कोविड-19 महामारी से हुई, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ा। अप्रैल से नवंबर के दौरान 17,404 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि 21,887 करोड़ डॉलर का आयात किया गया। लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत ने अपनी क्षमताओं को जाना। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन कुछ ही समय में हम इसका निर्यात करने लगे। वैक्सीन के निर्माण के मामले में भी हम आगे थे। विश्व की जानी मानी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए हमने भी अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई, जिसका प्रयोग होने लगा है। ये आत्मनिर्भर भारत की झलक भर थी। मई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, तो उनके विश्वास का आधार भी यही छिपी क्षमता थी। इस अभियान के तहत कई अहम घोषणाएं की गईं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 3.67 लाख करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम किया गया। एमएसएमई के लिए कोलैटरल फ्री कर्ज का इंतजाम किया गया। इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाया गया। इसके साथ ही सरकार ने सभी सेक्टरों को कुछ शर्तों के साथ निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 10 चैंपियन सेक्टर्स के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की गई। सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। ये वक्त है कि उद्योग भी अवसर का फायदा उठाएं, लेकिन कुछ एक क्षेत्र हैं जहां ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र, जहां उत्पादन को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन निर्यात में इसकी हिस्सेदारी काफी कम है। उसी तरह फार्मा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अपनी जगह मजबूत कर सकता है। गहनों के निर्यात पर कोविड-19 का बहुत बुरा असर पड़ा है। फरवरी 2020 में जहां 302 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था, जुलाई तक आते आते ये आधा रह गया। इस क्षेत्र को फिर से खड़ा होना है। सरकार ने बजट से पहले ही निर्यात को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि बजट में भी कारोबारियों और व्यापारियों को मजबूत बनाने और निर्यात के जरिए दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने के लिए अवसर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो हमने समझा कि फॉरेन ट्रेड को लेकर और ख़ासकर निर्यात को लेकर कैसा प्रदर्शन रहा है, किस तरह की सोच सरकार आगे लेकर चल रही है। और आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से ये बात कह भी चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा साबित होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। और ऐसी नीतियाँ भी बनाई जा रही हैं कि जो भारतीय उद्योग है वो विश्व स्तर के सामान बनाए, विश्व आपूर्ति का जो श्रृंखला है उसका अटूट हिस्सा बन पाए। आखिर किस तरह की उम्मीदें खासतौर से निर्यात को लेकर, ताकि हमारा जो निर्यात है वो और सुगम बने और हम एक तरह से ट्रेड सरप्लस में रहें, इसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सहाय, DG and CEO FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही हमारे साथ हैं राजीव मंत्री जी जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं राकेश मोहन जोशी, प्रोफेसर IIFT। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। संजय अग्रवाल, मैं आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि एक तरह से हम देखें तो कोरोना का समय हमें याद करना होगा। इस बीच हम कई चुनौतियों से उभरे हैं और कई से पार पा रहे हैं। इस बीच अगर हम देखें तो वैसे देखा जाए, तुलना की जाए तो हमारा जो एक्सपोर्ट रहा वो कम रहा, लेकिन हम पहली बार सरप्लस की स्थिति में भी आए। कुल मिलाकर आप इस समय को कैसे देखेंगे और बजट में अगर देखा जाए तो किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, भारत के एक्सपोर्ट की अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो दिसंबर 2020 में करीबन हमने 27.15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। और दिसंबर 19 में करीबन 27.1 बिलियन, तो मतलब करीबन उससे हल्का सा कुछ फालतू ही किया दिसंबर 19 से। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट में हमारा डिप आया था, जो घटत हुई थी, वो अब हम लोगों ने कम से कम उसको बराबर कर दिया है। और जो गैप पिछले कुछ महीनों का रहा, शुरू के महीनों का, वो तो देखिए अलग से भरपाई होगी, अगले साल होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग दिसंबर 19 के मुकाबले दिसंबर 20 में उसी लेवल तक पहुंच पाए हैं एक्सपोर्ट में। ये तो हुई एक बात। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें दुनिया के जो 10 सबसे बड़े एक्सपोर्ट इकोनॉमीज़ हैं, जो सबसे बड़े 10 निर्यातक हैं, उनमें भारत को 2021 से 2025 के पीरियड में माना जा रहा है कि IMF की प्रेडिक्शन है कि हमारी 8.6% हमारी ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट की, जो बाकी सब देशों से कहीं ज़्यादा है। बाकी 3 देश इटली और फ्रांस और जर्मनी का भी 5-5.5% के प्रतिशत के बीच में है। और चाइना भी 4.7% का रहेगा एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो ये एक अच्छी प्रेडिक्शन है जिससे भारतीय इकोनॉमी की एक स्ट्रेंथ तो नज़र आती है। ऑफ कोर्स हम लोग कर इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री का जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ है, जो हमारी सर्विसेज की स्ट्रेंथ है, वो इससे कहीं ज़्यादा की है, जो शायद अभी तक हम लोग पूरी तरह उसको एनकैश नहीं कर पाए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कम से कम हम उस रास्ते की ओर देखने लगे हैं और आज एक्सपोर्ट्स एक हमारे लिए प्रायोरिटी बन चुका है। इसमें एक बात बस ध्यान देने की बहुत ज़रूरी ये है कि MSME सेक्टर की तरफ ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि MSME सेक्टर 40% भारत का एक्सपोर्ट करता है। और MSME के लिए भी कई पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो मैं आपको आगे अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। All right, Mr. Agarwal, you're making a very important point there, that Indian economy, its resilience and the strength is visible across sectors. But talking about expectations specifically, Dr. Sahai, FIEO has made several suggestions to the finance minister, to the finance ministry ahead of the budget, specifically about double tax deduction scheme, about export development fund. What are your expectations? What are your hopes? If you look into our budget recommendation, we have focused on some of the core areas where we are lacking. And in fact, we would like the most focus to come on R&D, because if you want to sustain export, the investment has to flow into R&D and innovation. That's why we have said that 200% tax deduction should at least be allowed in the R&D, and the large player in R&D may be provided import of capital goods and accessories at 0.0 tariff.
So far as the marketing is concerned, particularly for the MSME, we want a corpus to be built because India is exporting goods close to $315 to $330 billion, but we have a marketing front which is just for 300 crore, which is grossly inadequate. Particularly the MSME require a lot of support. Some of the countries globally are also providing tax deduction on marketing so that people are encouraged to do marketing. We are also wanting focus to come on brand building, and brand building has to be at the country level, at the product level, and then at the company level. So this is something which has to be priority for us. Let me add that despite these challenges, Indian exports are getting good order across the sector. The most of the problem are on the supply side, and therefore we need to focus on the supply side challenges. It's good that government is focusing on infrastructure and logistics because we all know that logistics is something which is dragging India's exports, and this factor will also determine whether we want to be part of global value chain, because if your logistics cost is high, you have to incur that cost when you import the good and you re-export the goods. So these issues needs to be looked into. I know that budget is coming at a time when government revenues has taken a hit, and I expect the government to go for a little higher fiscal deficit. Countries globally are now looking into that philosophy, and over a period of time, once we recover, we can definitely look into bringing down the revenue deficit or the fiscal deficit. बिल्कुल। तो एक एक कदमों पर भी चर्चा करेंगे। क्या आशाएं हैं बजट को लेकर, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले राजीव जी आपसे समझना चाहूँगी, क्या कोरोना के टाइम ने हमें ट्रेड को लेकर और ख़ासतौर से एक्सपोर्ट को लेकर हम इन चुनौतियों के बीच क्या अवसरों को ढूंढने में भी कामयाब रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत कामयाब रहे हैं। अगर आप देखें कि जिस तरह से भारत का निर्यात बढ़ा है सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, पीपीई सूट में, वैक्सीन में जो हो रहा है, इसके पहले HCQ जो दवाइयाँ जो भारत ने सारे विश्व में पहुँचाई है, तो मेरे को लगता है भारत ने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है इस एरिया में। बिल्कुल। तो कोरोना के संबंध में तो ये रहा ही है, और उसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स चले हैं, जो लेबर मार्केट रिफॉर्म्स हुए हैं, जो MEIS जो स्कीम थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम को बदल के जो PLI स्कीम आ गई है, तो PLI के बारे में हम शायद और बात करेंगे, पर ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो मुझे लगता है एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ओवर द कमिंग ईयर्स। All right, since we're talking about converting this crisis into opportunity, Mr. Joshi, we have several intensive sectors: leather, chemicals, gems and jewelry, engineering products. What are the demands of these sectors specifically ahead of the union budget? You are very right, but if you see the whatever the figures you have shown, from 15-16 to 19-20, even if you look at the growth rate, so I think it works out to only 3.19% over the last 5 years. Now, because India, we want our economy to be 5 trillion economy, to have that exports, we want to be about $1 trillion exports by 25-26, and therefore your export from present, say last year 200 and 313 or 330 in between, billion US dollar, it need to be $1 trillion. So I think with this, strategy in mind, now I think that it is the high time that, India should think into the budget. If you think, there are various schemes, the export promotion, total expenditure on the export promotion scheme under the budget with the Ministry of Commerce is only 6,000 crore rupees. And, in case you want to grow the exports has to grow under any circumstance, to have $1 trillion more than 20-21%, per annum. So the budget also need to, grow accordingly. Now say you have one scheme which is WTO compatible is MAI, Market Access Initiative. Now wherein we give exporters the incentive for, having a trade fair into a country and buyer-seller meets, and I think there are 8 activities under which we give them. So I think the present you see 300 and 313 crore rupees, the budget provision is for last 3 years. But in case, it is the right time if you want to make this export, to go to $1 trillion in next 5 years. If it goes to $1 trillion, then you need to increase it accordingly, 20% rise.
into the funding, at least in the export promotion scheme, at least in the market, access initiative scheme, so that now we are having a pressure with the WTO that most of the incentives are not compatible, but certain things which are very compatible, the promotion of the generic brands, which we need to absolutely do. There is a project export sector which seems to be very, very neglected, I think, on which we need to focus on. Services export is another sector wherein India is having a positive balance of trade, and which is a very, very promising sector. You talk of tourism, you talk of higher education, you talk of software services. Now with the new education policy, we have opened up, I think India is working much faster than people think on opening up the Indian education sector, but there need to be a positive flow of the students to come, and we need that there has to be enabling budgetary provision to extend the services export as well. Now there are various sectors which require. Anyway, gems and jewelry sector is already a very bright sector, which is a very vibrant, which is a very but under the COVID, there has been a big fall into those sectors. Physical exhibitions have gone. So I think all those schemes which the government has got, rather than physical education, I think all these things need to transfer into what we call as a virtual export scheme. And very importantly, which the Prime Minister brought, the Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat, two things. One is what we call as India need to produce more, produce everything, and so that we depend less on import. So I think the policy somewhere is going on the import substitution as well, and therefore even for the domestic players who participate in the international bidding in India, they need to be given the similar tax exemptions, so as to giving them a level playing field. So I think herein also certain tax exemptions, which for almost all activities which looks into what we call as an export substitution. Then there are certain sectors which have been identified. Like Prime Minister talked in his Mann Ki Baat, there are the toys and certain sectors. He talked of that Kesher coming from in the last Mann Ki Baat, Prime Minister talks of the Kesher. Now if you look into the Kesher which comes from this Jammu and Kashmir, India account only for 3% of the production, world production of Kesher, wherein our import for Kesher is now 18 billion. We export only 1 billion, 18 million US dollar, and it is $1 million US dollar. So there is a negative, balance of trade. So I think this is something which is required to be, looked into. So I think there are a lot of things that, and then the Prime Minister also talks of, each district need to come out with their export strategy. Yes. Each district need to come out with a focused product. And I am very sure, this scheme is, there is a problem of data. We don't have data even state-wise. State-wise data, whatever is available, there is always a problem of, reliability and validity of those data. So say in Delhi, if you talk of Delhi, so data for Delhi, everything which has a shipping bill or airways bill in Delhi, get counted into those data. So we need to have those enabling structure. Then very importantly, which is missing is the institutional infrastructure for promotion of exports, in various states and district wise also it need to go, so that and there has to be a coordination mechanism. As you are aware that most of the states have very minimal export infrastructure for promotion of export. Traditionally, as you are aware, the export or a foreign trade was the union subject. The states were absolutely missing, and when we talk to them about the district authorities, administration, you talk at a DM or a divisional commissioner or the industries commissioner or the district level, the functionaries, the GMDICs, they are absolutely not aware of the. Now we need funding for that as well, right. Enabling provision in the budget, so that whatever the vision the Prime Minister has given, and to increase the export. So if you say 20% of the export enhancement for the next financial year from 320, 330, which we are going to have this year. Anyway, till December we had only about the $200 billion of export, but whatever it is, so with the 20% export, there has to be enabling provision to increase this budget, at least by 20%. So absolutely, sir, you're making very important points there, but taking a cue from what you said about the WTO and taking that to Dr. Sahai. Dr. Sahai, at the 7th Trade Review Policy, the members noted several initiatives of Government of India, including the Skill India Mission, the Digital India Mission, Make in India initiative of the government, and integrating them into global supply chains. Well, they welcomed these measures, but
They also expressed concerns on the trade restrictions. So in that case, what is the way ahead for India? In fact, way ahead for India is that we need to focus on the exports, particularly of those products where global demand is increasing. If you look into the profile of global imports today, machinery, engineering, electrical and electronics, and automobile, these three products together, they account for 35% of the global imports, and their size is $6.7 trillion. In this segment, our share is just 0.79%, though my overall share in global trade is 1.7%. Now, I think we need to look into why we are not exporting these products, because we hardly have the sufficient domestic base except for automobile and auto component sector. It's really very heartening that in the product linked incentive scheme, government has focused on those sectors, and I'm pretty sure over a period of time, we are going to build necessary scale to achieve quantum growth in exports. At the same time, I think we also need to focus on the traditional sector of export, because though they will not be that much important for generating foreign exchange, but they are extremely important for creating jobs into the country. So I would like to have a twin strategy focusing on the sunrise sectors of export, like in electrical and electronics, machinery and automobile, and then on the traditional sectors of exports. We have to also bear in mind that with the India graduating out from the special and differential treatment of WTO, the government ability to provide support to export in form of whatever may be called as subsidy is limited. And we also know that US has already challenged 5 schemes of the government of India. One of the scheme like MEIS has already been replaced by RODTEP. There are question marks about the special economic zone, export-oriented unit scheme, duty-free scheme, and the export promotion capital goods scheme. I'm pretty sure the new foreign trade policy will be looking into the remodeling the scheme so that they test the scrutiny of the subsidy in the WTO. I think focus needs to come to bring into the non-specific subsidies on the one hand, and more importantly, focus on the infrastructure development, because if you are developing the infrastructure, it not only benefits the exports, it benefits the manufacturing and across the globe. I think the key of the success of Indian exports will be dependent on what will be the future of manufacturing. If we can make manufacturing competitive, I think we have a very stable exports, and definitely India would be able to increase its share in exports. It is definitely very heartening that over a period of time, we have seen the services exports also picking up. In fact, till December, if you look into the figure, I think this is one of the rare occasions where we have the trade surplus. If you are looking into both the merchandise exports and merchandise imports, and services exports and services imports. But we are nowhere near the potential. I think the potential for India is to look into $1 trillion exports in next 5 years. That is something which is definitely achievable, provided supply side challenges are removed. And on the demand side, it's entirely due to the industry to look into the product profile and match the product profile with the import basket. संजय अग्रवाल जी, जिस तरह की बातें अभी डॉक्टर सहाय ने भी बताई हैं कि कोशिशें लगातार हो रही हैं और जितना हमारा पोटेंशियल है उसके अभी हम आसपास भी नहीं हैं, यानी पोटेंशियल अभी हमें बहुत है और हम जो अपना ट्रेड है उसे बढ़ा सकते हैं और खासकर एक्सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, साथ ही जिस तरह प्रोडक्ट लिंक इंटेंसिव स्कीम की बात की जा रही है, इस तरह की स्कीम कितना मदद कर रही हैं? क्योंकि हमने देखा जापान की तस्वीर किस तरह से बदली, 1 प्रोडक्ट 1 विलेज जो आइडिया अब कई देशों में अपनाया जा रहा है और हम अपने यहाँ भी इसको लागू करना चाह रहे हैं। इस तरह की स्कीम्स कितना बढ़ावा दे रही हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने पोटेंशियल को एक छोटे से छोटा इलाका भी पहचाने और हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो भी बढ़े? देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है, ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक होगा हमारे एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए। इस स्कीम को जितना स्ट्रांगली टेकअप किया जाए और जितना बढ़ावा दिया जाए उतना कम है। हमारे पीएचडी चैम्बर ने खुद एक बहुत अच्छा रोल निभाया है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश में, और हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में इसके लिए पूरी एक तवज्जो दी जाए, इसको पूरा बढ़ावा दिया जाए। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिन जिन प्रोडक्ट्स को हम किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए चुनेंगे, उनका पूरा एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक चेन, वैल्यू चेन डेवलप हो सकता है
और एक हम लोग कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में। इसलिए ODOP से बिल्कुल मैं तवज्जो करूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो और ज़रूरी है वो है हमारे एक्सपोर्टर्स, खासतौर से MSME एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस की कॉस्ट और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी। इस मामले में अभी भी भारत में और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स की फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी और उसकी कॉस्ट दोनों पर ही काफ़ी काम करना होगा, तभी हम लोग जाकर इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, वो ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट्स हैं एक्सपोर्ट की, यानी कि USA, UK और यूरोप, इन तीनों रीजन से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया जो RCEP साइन नहीं किया, क्योंकि उस सारे रीजन से हमारे पास नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। मगर जिन एरियाज़ में, जिन इलाकों में हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, वहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम FTA साइन करें। और अमेरिका में, USA में हम लोग ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द हमारा GSP स्टेटस जो है बहाल किया जाए, क्योंकि अभी हमारे प्रोडक्ट्स पर, काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स पर, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगने लगी है अमेरिका में। हमारा GSP प्रेफरेंस का जो स्टेटस है वो रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ जो हमारी एक्सपोर्ट की स्कीम्स हैं, उनमें RoDTEP जैसे अगर आ रही है तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये एक कंप्लायंट स्कीम है WTO से और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा, एक एडवांस लाइसेंस स्कीम जो है, जिसके तहत हम लोग भारत में एक्सपोर्ट के सामने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, उस स्कीम को हमारा PSD चैम्बर काफ़ी समय से कह रहा है कि आप रिप्लेस कीजिए। हमारे पास एक और ऑलरेडी प्रोसीजर है इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स का अंडर नोटिफिकेशन 2425, क्योंकि एडवांस लाइसेंस की स्कीम में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें होने के कारण कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है एक्सपोर्टर के लिए, और उसको घटाना बहुत ज़रूरी है। All right, since we're talking about enhancing our competitiveness, we're talking about the इसके responsibility अलावा of the state governments. मैं ये Mr. Mantri, coming to you. Recently, we saw a report from the Niti Aayog on the Export Preparedness Index. Gujarat, of course, fared really well on that index. But what are the measures or the policy changes that the state governments have to undertake for ensuring that there's export-oriented growth in India? Well, I think one of the biggest bottlenecks would remain land for large-scale manufacturing. So we've seen labor reforms. We are continuing to see financial sector reforms. And the last kind of bottleneck in the factor markets would remain land. And states will have to drive that. We have seen some states take that up. Notably, I think it was Rajasthan, I think Madhya Pradesh, Uttar Pradesh have made some changes. Other states too, I think Karnataka too. So probably states should take up that issue for, let's say, if you have to build a large-scale steel plant or some other kind of core industry which requires land, then states should make those changes. ठीक है, तो इस पर भी किस तरह से ध्यान दिया जाएगा, हम आगे डॉक्टर साय से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले राकेश जोशी जी, आपसे और समझना चाहूँगी मैं, ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 हुआ, इसमें कहा गया कि सर्वे सजेस्ट अ स्ट्रैटेजी सिमिलर टू वन यूज्ड बाय चाइना टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। क्या आपको भी ये लगता है? इससे क्या होगा अगर हम चाइना की तरह स्ट्रैटेजी बनाएं? उसकी स्ट्रैटेजी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए और हमारे एक्सपोर्ट के लिए अच्छा हो सकता है? नहीं, वेरी राइट। यू नो द चाइना, जैसे आई जस्ट लाइक टू टॉक टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज्ड बाय यू. The states, it is not only the land or the incentives that they give, but the state need to know what the export promotion is all about. Is, the strategy is are implemented at the state level. So every state need to develop their strategy. And government of India had a scheme. Earlier we had a scheme of the SLEPC, State Level Export Promotion Council. So this was a council which was created under Chief Secretary of each of the state to promote export. But I think the success was very limited. There were only few states which developed that export promotion policy. Incidentally, we were also involved. I was also involved in developing export promotion policy for several states. But I think it is still not not prepared by all the state, and more than that, they have not implemented. The functionaries across the state have not understood it. This is one. Another thing, when you talk of the China, the secret of success in China lies
in creating, world-class export, SEZs, special economic zones. Now, if you see their SEZ and our SEZ, there is a lot of difference. So I wish that the government officers, understand the differences between that. And I also wish that, Indian government officers are sent to China and to the other countries, to look at those SEZs and how these, they are managed, and they have, absolutely metamorphized China's export. Today, China with 13.5% share is the largest exporter in the world. Number 2 is United States of America. Yes. China's total export is $2.5 trillion. US export is only $1.6 trillion. Much, 8.5%, 13.5%, this much. Now, India's SEZ also need introspection, that despite of, India has got the largest number of SEZ, anywhere on the earth. India has got more number of SEZ than the entire European Union has got. But despite our export for the last 10 years is, somewhere between 1.7% hovering around. And somehow we need to work on a time-bound fashion, what the Prime Minister has talked about, that India need to have at least 5% share in the world export, or we need to have at least 1 trillion export. And to that, the not only the SEZs and not only the export, the policy which come from the government of India, each state need to have their export policies. It need to be in sync with the government of India's export Yes. policy, and it should, I think what has come, the idea is good, but I think the implementation has to be like that, district level as well. If you talk of the district level, I'll tell you a very small thing, that you look at the farmers. Now, agriculture, you are aware in India 50 to 60% Yes. population in this country is on agriculture. India exports total, agriculture product is 35 billion US dollar. There is a country which is 80 times smaller than India is Netherlands, 1.25% land share. Exports 3 times more than the India exports. 105 billion US dollar, second largest exporter in the agriculture market. So thing come is supply side challenges. The challenges in productivity, cultivation, harvesting, the primary processing and secondary processing, value addition, branding and marketing. And one thing which is very important that I think, we need to focus in the budget is government should put more and more amount in the marketing activity, which are absolutely, WTO compatible. Right, We should sir. put more money in organizing trade fairs. If you see the trade fair being organized by India or Indian organization, and if you see trade fair organized by China and Chinese organization, I think the difference will be very clear. And Right, I sir. wish all the functionary level implementing authorities, should be allowed to travel abroad a bit liberally, and they should go and see what others are doing, and then we can see that, why we are, then generic promotion of the Indian products across the world. Say why Indian products are good. One is the GI. Having a geographical indication taking, like Prime Minister was talking, GI for Indian Kesher is there. But more than GI is, this GI has to be translated into market or a marketing revenue, so that the Indian products, get a better price in the market and we protect it. And, the entire thing should not be, left alone on the Ministry of Commerce. Because Yes. export is probably, we need to have a comprehensive composite strategy. The supply chain is one where in the logistics, all transportation, civil aviation, shipping, railways, all should come. Then Ministry of External Affairs should come, and there should be funding as well, to have the kind of the marketers in our embassies. If you look the American embassy or, even the United Kingdom, you look at the Germany, you look at the Japan, their data availability, working of their embassies on promoting their markets, their ambassadors are coming making presentations on investment and getting. I am very sure that we need to have sensitized our officers and diplomats which are posted abroad. Yes, sir. On export, and export need to form a very, very important part in the growth engine of this country now. Absolutely, sir. Export will be a very important part in India's growth story. But we're also talking about truncating our trade deficit with other countries, or we're talking about sustainable trade levels. Since we were talking about China, Mr. Sanjay Agarwal, with China, during the last 11 months, we have decreased our imports by 13% and increased our exports by 16%. How do we further
trim our imports from China? And what are the lessons that India can learn from other tiger economies to emerge as a hub of global trade? You see, the imports from China will have to be addressed on a sustained basis. What has happened immediately in the past 9 months or so has been a combination of political issues between the two countries and as also the difficulties caused due to the COVID epidemic economically. On a sustained basis, my fear is that the demand for Chinese goods would again revive to a large extent unless we take some strong measures to encourage domestic industry. I think some of these steps have already been taken. For example, PLI scheme has been extended for pharmaceutical products, especially for the base materials required for medicines. So I think similar strategy needs to be used. In addition, we have to make sure that we develop our indigenous capability. For example, there is a huge amount of imports of electronics, specifically mobile phones and other items from China. One major reason why our country is suffering so badly on this particular aspect is that we do not have any indigenous chip manufacturing facility in the country. We need to invest into at least one or more chip manufacturers into the country, which can then really support the ecosystem for manufacturing of electronic products. Same way, we need to look at various other sectors which need support to be competitive against the onslaught of Chinese goods. Only then we are going to be able to address this pressure on importing from China. ठीक है डॉक्टर साहब, मैं और जो कोशिशें हो सकती हैं इसके लिए मैं आपसे उन पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूं कि हमने देखा पिछले साल की अगर बात करें तो कुछ देशों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, लेकिन कुछ में घटा है। जैसे हम देखें तो सऊदी अरब में करीब 10% बढ़ा है, यूएस में 4.7%, फ्रांस में 3%, चाइना में 2.8%। लेकिन वियतनाम और कुछ और कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे वियतनाम में हमारा 18.2 यानी 18.2% कम हुआ है। तो जहां हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है उसके पीछे क्या वजह समझ में आई है सरकार को और उसके लिए किया क्या जा रहा है? देखिए, जहां तक इंपोर्ट वियतनाम में कम हुआ है उसमें वन ऑफ द रीजन है कि वियतनाम में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है, बिकॉज बहुत से कंट्रीज में वियतनाम में इन्वेस्टमेंट किया है। आज की डेट में चाइना से भी बहुत सा इन्वेस्टमेंट वियतनाम में जा रहा है और उसका मेन रीजन है वियतनाम का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वियतनाम के पास एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना है जहां पे आप चाइनीज मार्केट को जीरो ड्यूटी पे सर्व करते हो। वियतनाम हैज एन एफटीए विद यूरोप, आप यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हो जीरो ड्यूटी पे। तो वियतनाम का इकोनॉमिक एंगेजमेंट वियतनाम को काफी एज दे रहा है और इसीलिए हम लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया भी बहुत क्विकली ईयू के साथ एक एफटीए करे, यूके के साथ एफटीए करे। अदरवाइज बहुत से सेक्टर में वियतनाम इंडिया के लिए बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर होगा, पर्टिकुलरली इन गारमेंट, फुटवेयर, लेदर गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टॉयज, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो बहुत आगे ही है। जहां तक जनरल कंट्रीज का सवाल है, आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी फिलॉसफी जरूर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट, बट एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज, कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। यूएस के साथ ये भी है कि अगर हमारा आज की डेट में आप देखिए ट्रेड डेफिसिट जो पास्ट प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था वो भी ब्रिज हो रहा है, बिकॉज हम यूएस से अब ऑयल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस इंपोर्ट्स यूएस से ज्यादा होगा, एविएशन सेक्टर में हमारे एयरक्राफ्ट यूएस से ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह की डायनामिक्स तो चलती रहेगी। मेरे को लगता है कि जहां तक हम किसी एक कंट्री को ना देखें कि उससे इंपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि हमारा ओवरऑल इंपोर्ट्स नहीं बढ़े। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा रहा, वो इतना हमारे लिए ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हमें इंपोर्ट देखना चाहिए, हमारे ट्रेड डेफिसिट ना बढ़े, हमारे इंपोर्ट्स ना बढ़े। उसके लिए लॉजिकली हमें डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा और यही एक सोल्यूशन है। बिना मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव किए ये नहीं हो सकता है। जहां तक की बात है, एंड आई थिंक जो प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है
वो कंट्री में आने चाहिए। जैसे अभी बात की कि फैब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, जिस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिस तरह का स्केल इन्वॉल्व है, तो शायद प्राइवेट सेक्टर, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर है, उसको वो कर सकता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक हम मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, तो किसी भी आर्टिफिशियल वे में टैरिफ बढ़ा के आप फॉर द टाइम बिंग अपनी प्रॉब्लम डिफर कर सकते हैं। बट इंपोर्ट्स, जब रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगी, तो वो होती रहेगी। मैं सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा, लेट अस बी फेयर टू द स्टेट्स। बहुत से लोग कहते हैं स्टेट में, बट अब स्टेट्स में बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं। टुडे वी हैव मोर देन 20 स्टेट जिनकी एक अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है। मोर देन अ डजन स्टेट है जिन्होंने एक एक्सपोर्ट पॉलिसी बना दी है। दे हैव अ डेडिकेटेड ऑफिसर्स, बट ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। बट जब से स्टेट का एक रैंकिंग होने आई है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंपटीशन स्टेट्स में भी हो गया एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स, बिकॉज सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट्स के पास हैं, और अगर वो सपोर्ट करते हैं स्टेट्स एक्सपोर्ट्स को, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। आई थिंक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर एक इकोसिस्टम बनाना होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो सके। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव होती है, आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अपनी आप रिड्यूस कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बना रहेगा। All right, let me take that to Mr. Joshi. Mr. Joshi, we're talking about building an ecosystem with the endeavors of the central government and the respective state governments. Also, the fact that we had a parliamentary consultative committee meeting on the new foreign trade policy that will come into effect from 1st of April 2021. What are the expectations from the new foreign trade policy, sir? Ultimately in the trade policy, I think 2-3 things are very clear. One thing is the government is certainly going to focus on increasing the export. Somewhere between, as I told you, is about $1 trillion. And to increase this, the most important part is having a positive trade balance. Positive trade balance by two things. One is by way of the import substitution. Everything which is, substituting import is going to be permitted, and more importantly is to promote export on a sustainable basis is competitiveness. The biggest problem with China's trade deficit is in the manufacturing sector. In manufacturing sector, India's share in the world is 2.93%. China's share in the world manufacturing is almost 29-30%. So it's 10 times more. Wherein India's consumption in the manufacturing sector is about more than 5-6 times, 5-6% in the world. So therefore, this trade deficit is absolutely there. What happens is we need to have an ecosystem. Ecosystem includes the competitiveness, increasing India's ranking in terms of the global competitiveness index, increasing ranking in the world, ease of doing business, increasing our ranking in the international logistics index, and then creating a ecosystem. Not only, everything should not be put to the Ministry of Commerce or the export policy, because the export policy has got very little thing to cover. But what covers is we need to have an ecosystem wherein at least about 6 to 8 ministries of the government of India, they work together to promote export, and there has to be a seamless coordination. Not only that you nominate an officer as an export officer in a state government, but he should actively work into that, and then restructuring the existing export promotion structure, which is the export promotion councils, which gives our exporters the information in a similar fashion that the export promotion organizations in United States of America, Germany or Japan are giving, and then linking it even below till the district level, and there has to be a seamless linkage in information, both in terms of the data collection. We need to have the information as to which are the markets. So the people need to know at the ground level who are exporting that what is the demand for that. Anyway, so lot of things have been done, but I think India, the miles to go. We need to have a miles to go, and unless there is a seamless coordination and coordination between the Ministry of External Affairs, Ministry of Trade, and the ministries related to the logistics, shipping, aviation, railway. So the and logistics, so as to resolve these problems, and more, I think the implementational problem, in refund of those GSTs and the tax rebates also has to be there under various sectors. So I'm very sure that if all of us work together and on a sustainable basis,
at the same time putting the target, and there has to be accountability if the export does not increase from 300 billion US dollar to Right. $1 trillion. At least in 5 years from 300 it should go to 600. It should not happen that we are stagnant. Then only will be able to achieve the objective of India as a 5 trillion economy, or export as 1 trillion, or having some share in the international market. But if you see if China, as you are aware that when in 1947 India's share in world trade at that point of time was 2.4%. Yes. China's share was only 0.6% or 0.9%. China's share today is 13.5%. India's share is only 1.7%. But sir, we are So- also living in a different time now. Mr. Mantri, this is new normal. During COVID, post-COVID, let's talk about the opportunities. Vaccine will be the new tool for diplomacy ahead. What are the opportunities for India and specifically for the pharmaceutical sector? So if you see what has changed in the last 1 year, along with obviously the skepticism towards China. So no one wants to have their reliance entirely on China to provide lots of key sort of components, key merchandise, and given China's aggressive posture on the international stage seen recently. So that is the first thing. The second aspect is internally what is happening in China. So the Chinese demographics are shifting. China is now an increasingly aging economy. So labor is getting more expensive. And for that reason too, the companies are looking to move out of China. So it is in this context that we are entering the post-pandemic world. Obviously, India has made a remarkable move over the last week or so, providing vaccines to friendly nations, to our neighboring countries, and many others who ask for vaccines. So I think India is actually earning goodwill in that sense by this kind of a strategy. So when it comes to merchandise exports, if you look at our share, I think Professor Joshi was mentioning that it was 2.4% during independence. And that kind of India's share of global merchandise exports was around 2.4% around independence. And in 2011, I think it was 1.6, and it has more or less stagnated in the last decade too. So I think a lot of barriers need to be removed internally for competitiveness to increase, for Indian manufacturing to become more competitive. And several of those barriers are being removed. I think we talked a little bit about the PLI scheme, which creates incentives for higher and higher production. So those who produce more get more subsidy. And I think that's a good incentive structure. Especially we are seeing some good results for that already in the area of mobile phone manufacturing, where the value add of the manufacturers is also increasing. It's not just that these are assembly sort of assembly lines and just last mile assemblies happening. I think we are going further back in the value chain. Some components are now being made in India. Investments are being done for that. So there is a lot of good reason to think that in the coming years, in the post-pandemic world, India will be able to do much better on exports if we keep going forward on the path of reform. डॉक्टर जोशी, जिस तरह की बातें अब तक सामने आई हैं, डॉक्टर सहाय, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, जो बातें अब तक बड़ी बातें आई हैं, जैसे SEZ को लेकर बात की, और जो हमारी स्ट्रैटेजी जो रही है उसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग की बात है, कॉस्ट पर काम करने की बात, और जो लैंड अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो सस्टेनेबल वे में काम हो, अकाउंटेबिलिटी भी तय हो, और जो पॉलिसी लेवल पे चेंजेस की बात स्टेट लेवल पे भी अगर बात करें, ओवरऑल अगर बैरियर्स की बात करें तो उन बैरियर्स को कम करने के लिए, एक तरह से हम कहें ईज ऑफ डूइंग इस सेक्टर में भी लाने के लिए, और क्या बड़े कदम हम उम्मीद करें कि बजट में शामिल किए जा सकते हैं? बिजनेस गवर्नमेंट की फिलॉसफी हो गई है. आई थिंक हमें मोर फोकस करना चाहिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. वही बॉयल्स डाउन होता है, अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स कम कर सकते हैं, चाहे उसको कॉम्पिटिटिव क्रेडिट दे के आप कम करें, उसको लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी लाके कम करें, आप अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करें, तो ये अगर आप करते हैं, जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप कम करेंगे, तो ये इश्यूज आप ऑलरेडी एड्रेस करेंगे.
और इसी से आपको कॉम्पिटिटिव, मैं बार बार इसीलिए हमेशा कहता हूं कि एक्सपोर्ट्स को आइसोलेशन में नहीं देखिए, एक्सपोर्ट को मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट देखिए और उसमें लॉजिस्टिक्स ऐड कर दीजिए, बिकॉज एक लॉजिस्टिक्स पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपके पास सपोर्ट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। हम लोगों ने एक एनालिसिस की थी, जो करंट सपोर्ट है इंडियन एक्सपोर्ट का, अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री का हम एंटायर फंड देख लें तो एंटायर फंड जो वैल्यू है, जो कि चाहे उसमें MEI स्कीम ले आइए, चाहे उसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लाइए, TMA स्कीम लाइए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, टाइज स्कीम लाइए स्टेट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, MEI स्कीम मार्केटिंग के लाइए, या जितने एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे एपिडा एम्पिडा ये हैं, टोटल सपोर्ट आपका 19,000 करोड़ रहा हुआ है 2020-21 के बजट में। हम 315 बिलियन 320 बिलियन एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये बहुत ही मिनिस्क्यूल बजट है। आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, एग्रीकल्चर फ्रेट के लिए, आपको एक्सपोर्ट के बजट बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये कॉम्पिटिटिव होगा। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत से सेक्टर्स में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा हुआ है। आज की डेट में चाइना की इमेज इतनी ज्यादा हिट हो गई है कि कोई भी एडिबल प्रोडक्ट चाइना से नहीं लेना चाह रहा है। फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ी गई हैं। हमने बहुत बढ़िया गुडविल जनरेट की है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। ऑफ कोर्स हम करीब $16 बिलियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट ग्लोबल फार्मा में हमारा शेयर लेस देन 2.5% है। जिस तरह का वैक्सीन इंडिया में बन रही है, जिस स्केल पे, जब 70% ग्लोबल वैक्सीन हम बनाते हैं, तो हमें 25% शेयर फार्मा में देखना चाहिए। तो लेट अस टारगेट बिग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते जाइए कि हमारा शॉर्ट टर्म में हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, मीडियम टर्म में क्या लेने हैं और लॉन्ग टर्म में क्या लेने हैं। और इनकी सबसे बहुत ज्यादा इनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरत होगी। हमारा फोकस पॉलिसी पे ज्यादा रहता है, इंप्लीमेंटेशन पे कम रहता है। तो आई थिंक कि हमें जो भी पॉलिसी बनाए वो इंपॉर्टेंट है, उनमें रोड मैप्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें so that we remain on track। हो सकता है कुछ challenges आ जाते हैं शॉर्ट पीरियड में, you may not achieve the short term target, but उसकी constant evaluation करके I think हम country exports को एक, जिसपे कहते हैं ना कि एक पटरी पे आप ले आएंगे, वो बहुत जरूरी रहेगा country के लिए। Right, sir, you made a very important point about edible products and food processing sector. Mr. Agarwal, agriculture is of paramount importance for Indian economy. For the first time, we saw that Government of India unveiled an agriculture export policy. What are the expectations for this specific sector from the upcoming budget? See, for the agricultural exports to pick up, we need to ensure that there are supply chains are developed fully. We need the full support for the agricultural sector to have the cold chains, and safe cold storages, as also the safe transmission, transport of agricultural produce from the farmers to the market, and from the market to the export destinations. All that infrastructure that is needed, I think that needs a lot of support, and especially we need a lot of support for agri-processing. We need food processing and agri-processing industries near the farms, so that we add the maximum value and then transport the agricultural product rather than exporting the raw products. In addition, we have a large number of GIS markers on our food products, agricultural products. We have a special strength in organic food. These need to be specially encouraged, and we need to make sure that there is a consistency in our export policies for agricultural products. What happens is that many times there are sudden changes in the export or import policies of agricultural products that affect the credibility of Indian exporter, and these things need to be fully addressed. बिल्कुल। तो आज की चर्चा में कृति हमने देखा है कि तमाम निर्यात को लेकर और ख़ास तौर से इसे अगर बढ़ावा देना है तो मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से और मजबूत किया जाए, और जो बैरियर्स हैं उन पर सरकार किस तरह से ध्यान दे सकती है, ये इस बार ज़रूर बजट में शामिल हो। और हम जानते हैं कि थोड़ी चुनौती ज़रूर रहेगी, चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद जो इकनॉमी पर असर पड़ा है उसके चलते बजट में कितना स्कोप है वित्त मंत्री के सामने कि इस क्षेत्र के लिए वो कितना आवंटन कर पाएँ, या फिर कुछ ऐसे उपाय लेकर आएँ जिससे हमने बात की है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ जो हमारा निर्यात है वो
आगे बढ़े और हम सरप्लस में आए अगर हम ट्रेड की बात करते हैं। तो इसी के साथ आज की जो चर्चा है उसका समय यही पूरा हो गया है। चारों मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर अजय सहाय, राजीव मंत्री और राकेश मोहन जोशी जी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और आगे हम आपको बता दें उम्मीदों का बजट यानी बजट ऑफ होप में हम बात करेंगे शिक्षा की प्रगति की। नमस्कार।